हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी परियों का पहाड़। कहानीकार रस्किन बॉन्ड। तो चलते हैं कहानी के एक नए सफर पर। वे छोटी छोटी हरी रोशनी जो मैं परी टिब्बा पर देखा करता था, उसका कोई न कोई वैज्ञानिक कारण तो होना ही चाहिए, ऐसा मैं विश्वास करता था। अंधेरे के बाद हम कई ऐसी चीजें देखते हैं या आवाजें सुनते हैं जो कि रहस्यमय या निराधम लगती है, पर दिन की साफ रोशनी में हम पाते हैं कि उस जादू के रहस्य का कोई न कोई कारण था। पर मैं कभी कभी जब देर रात में शहर से जंगल के किनारे बने अपने कॉटेज पर पैदल वापस आता था, तो वह रोशनी दिखती थी और वह इतनी तेजी से चलती थी कि लोगों द्वारा ले जा रही मसाल या लालटेन तो हो नहीं सकती थी। और चूंकि परी टिब्बा पर कोई सड़क नहीं थी, तो वह किसी ठेले या रोशनी की भी रोशनी नहीं हो सकती थी। किसी ने मुझे बताया कि वहां पहाड़ी पर फास्फोरस था, इसीलिए देर रात में वह जगमग करता था। संभवतः मुझे इस बात का ख्याल नहीं था। उन छोटे छोटे लोगों से मेरा आमना सामना दिन की रोशनी में ही हुआ था। एक दिन सवेरे अप्रैल के शुरू में मैंने एक प्रेरणा पर निश्चय किया कि मैं परी टिब्बा की चोटी पर चढ़ूंगा और अपने आप देखूंगा कि वहां पर क्या है। हिमालय की तराई में वह वसंत का मौसम था। पेड़ों में, फूलों में, घास में, जंगली फूलों में और यहाँ तक कि मेरी नसों में एक तरह के रस का प्रवाह हो रहा था। मैंने ओक के जंगल का रास्ता लिया जो पहाड़ के नीचे बह रही एक छोटी सी नदी के पास निकलता था, और फिर उसके ऊपर परी टिब्बा, परियों के पर्वत की खड़ी चढ़ाई। उबड़ खाबड़ रास्तों से ऊपर जाने के लिए हाथ पैर से रेंगते हुए काफी मशक्कत करनी पड़ी। रास्ता नदी पर जाकर खत्म हो जाता था। उसके बाद मुझे घास फूस और झाड़ियों झाड़ जंखाड़ को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ाई करनी पड़ी। फिसलन वाला रास्ता तथा रास्ते में चीड़ की पेड़ की पड़ी हुई सुइयां ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल पैदा कर रही थी, पर अंत में मैं ऊपर पहुंच ही गया। एक घास से भरा समतल पठार जिसके चारों ओर चीड़ के पेड़ तथा कुछ जंगली लोकाट के पेड़ थे, जिसमें सफेद फूल आ रहे थे। यह बड़ी ही सुंदर जगह थी, और क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी और पसीना भी आ रहा था, मैंने अपने ज्यादातर कपड़े उतार दिए और लोकाट के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। ऊपर चढ़ना काफी थका देने वाला था। एक ताजा हवा के झोंके ने फिर से मेरे अंदर जान फूंक दी। चीड़ के पेड़ों से आती हवा से एक गुनगुनाहट की आवाज पैदा हो रही थी, और हरी घास पर छोटे छोटे बटरकप के फूल खिल रहे थे। वातावरण में झिंगूर और घास के कीड़ों की आवाजें आ रही थी। कुछ समय बाद मैं उठा और चारों तरफ के दृश्य का अवलोकन किया। उत्तर की ओर लेजेंडर था, जिसके कॉटेज के लाल मूर्छा लगी छतें नजर आ रही थी। दक्षिण की तरफ एक चौड़ी घाटी में चांदी की तरह चमकती एक नदी की धारा बहकर गंगा की तरफ जा रही थी। पश्चिम में रोलिंग पहाड़ियां, थोड़े से यहाँ वहाँ जंगल और एक छोटी सी घाटी थी। पर्वतों से घिरी घाटी मेरी उपस्थिति में डिस्टर्ब होकर एक हिरन चिल्लाते हुए इधर से उधर खुली जगह में होता हुआ भाग कर गया और सामने की ढलान पर चला गया। लंबी पूंछ वाले नीले मैगपाइज का एक झुंड उड़कर एक पेड़ से दूसरे ओक के पेड़ पर जाकर बैठ गया। मैं अकेला था, हवा और आसमान के साथ अकेला। शायद कई महीने या कई साल हो गए होंगे जब यहाँ से कोई मानव गुजरा होगा। मुलायम घनी घास सबसे अधिक मन लुभा रही थी, आकर्षित कर रही थी। धूप से गर्म हरी घास पर मैं लेट गया। मेरे शरीर के भार से उनमें जो छोटे छोटे कलवा और कैटमिंट के पौधे से उसमें सुगंध हवा में फैल गई। एक छोटी सी चिड़िया लेडी बर्ड मेरे शरीर पर चढ़कर मेरे शरीर का मुआयना करने लगी। सफेद तितलियों का एक झुंड मेरे चारों तरफ फड़फड़ा कर उड़ने लगा। मैं सो गया। मुझे कुछ पता नहीं मैं कितनी देर सोया, पर जब मैं उठा तो मेरे पैरों और जांघों पर एक असामान्य अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब की पंखुड़ियों से मुझे कोई सहला रहा हो। अब मेरी सारी सुस्ती गायब हो गई थी, और मैंने जब आंखें खोली तो पाया कि एक छोटी सी लड़की या वह एक औरत थी, लगभग 2 इंच ऊंची, मेरी छाती पर पालथी मारकर बैठी थी और मुझे बहुत ध्यान से देख रही थी। उसके बाल लंबी चोटियों के रूप में लटक रहे थे। उसका रंग मधु की तरह था। उसके छोटे छोटे बाल बांझ फल की तरह थे। उसके हाथ में बटरकप का एक फूल था जो उसके हाथ से भी बड़ा था।
तथा जिससे वह मेरे शरीर को सहला रही थी। मेरे सारे शरीर में झुनझुनी हो आई। मेरे अंग अंग में एक कामोत्तेजक लहर दौड़ रही थी। एक छोटा सा लड़का, आदमी, बिल्कुल नंगा लड़का, अब परी लड़की के साथ हो लिया। उन्होंने अपने हाथ पकड़े और मेरी आंखों में मुस्कुरा कर देखने लगे। उनके दांत मोती की तरह थे, उनके ओठ खुबानी के फूल की तरह मुलायम थे। क्या वे प्रकृति की आत्माएं थी या फूलों की परियां, जिनके बारे में मैं अक्सर स्वप्न देखा करता था। मैंने अपना सिर उठाया और देखा कि ऐसे तमाम छोटे छोटे लोग मेरे ऊपर चढ़े हुए मेरे पैर, जांघों, कमर और हाथों को देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे। नाजुक प्रवाह करने वाले मृदुल और सहलाते हुए प्राणी। वे मुझे प्यार करना चाहते थे। वे मुझे ओस, पराग या और किसी मुलायम इत्र से नहला रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। भौतिक सुख की लहर मेरे ऊपर दौड़ पड़ी। मुझे इस तरह की किसी चीज का पहले पता नहीं था। मेरे अवयव अब पनीले हो गए थे। मेरे ऊपर आसमान घूम रहा था और मैं संभवतः बेहोश हो गया था। जब मैं जागा, लगभग 1 घंटे बाद वे छोटे छोटे लोग चले गए थे। मधुलता की खुशबू सारे वातावरण में व्याप्त थी। एक गड़गड़ाहट ने मुझे ऊपर देखने को विवश किया। ऊपर काले काले बादल छाए थे, बारिश होने की धमकी दे रहे थे। क्या बादलों की गड़गड़ाहट से डरकर वे शिलाओं के नीचे या पेड़ों की जड़ों में चले गए? क्या वे किसी अजनबी के साथ खेल कूद कर थक गए थे? अवश्य ही वे कुछ नटखट थे, क्योंकि जब मैंने अपने कपड़े ढूंढना चाहा और चारों नजर घुमाकर देखा तो मेरे सारे कपड़े गायब थे। मैं एकदम घबरा गया। मैं इधर उधर भागा दौड़ा, पेड़ों और झाड़ियों के पीछे देखा, पर सब व्यर्थ। कपड़े कहीं नजर नहीं आए। परियों के साथ कपड़े भी गायब हो गए थे। हाँ, यदि वास्तव में वो परियां थी। बारिश शुरू हो गई थी। बड़ी बड़ी बूंदें शिलाओं से टकराकर दूर दूर छिटक रही थी। बर्फ गिरने लगी थी और थोड़ी देर पर सारी पहाड़ी ढलान बर्फ से ढक गई थी। कहीं भी कोई सिर छुपाने की जगह नहीं थी। नंगा ही मैं नदी की धारा की ओर नीचे दौड़ने लगा। मुझे देखने के लिए वहां कोई नहीं था। केवल एक पहाड़ी बकरी दूसरी दिशा में दौड़ती जा रही थी। तेज हवा के झोंके से बारिश और बर्फ के थपेड़े मेरे मुंह और सारे शरीर पर लग रहे थे। हाँफते कांपते मैंने एक लटकी हुई बड़ी चट्टान के नीचे शरण ली, जब तक कि तूफान चला नहीं गया। अब तक लगभग शाम हो गई थी और मैं अपने कॉटेज तक बिना किसी से मिले लौटा। केवल एक लंगूरों के, जो मुझे देखकर चौंक कर आपस में बोलने लगे थे। मेरा कांपना नहीं रुका, अतः मैं एकदम से बिस्तर में घुसकर सोने गया। मुझे बिना किसी सपने की गहरी नींद आई और अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे तेज बुखार था। बुखार 104 डिग्री था। मैंने कुछ गोलियां खाई और फिर बिस्तर पर लेट गया। फिर मैं दोपहर में देर तक लेटा रहा। मेरी तंद्रा तभी टूटी जब पोस्टमैन ने खटखट किया। मैंने पत्रों को बिना खोले मेज पर रख दिया और फिर बिस्तर पर लेट गया। मुझे लगभग 1 हफ्ते बुखार रहा, जिससे मैं काफी कमजोर हो गया और अधमरा हो गया। चाहते हुए भी मैं अब परी टिब्बा पर चढ़ नहीं सकता था, पर मैं खिड़की के पास अपनी कुर्सी पर अधलेटा उस सूने पहाड़ की ऊपर से बादलों को आते जाते देखता रहता था। देखने में वो सूना लगता था, पर आश्चर्यजनक रूप से उसमें बसती थी। जब अंधेरा हो जाता था तो मैं प्रतीक्षा करता था कि हरी परी रोशनियां मुझे दिखेंगी, पर मुझे ऐसा लगता था कि अब शायद ही वो मुझे दिखाई दे। अतः मैं अपने डेस्क, टाइपराइटर, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स और पत्राचार पर लौट आया। यह बड़े अकेलेपन का समय था। मेरे जीवन में मेरा विवाह सफल नहीं हुआ। मेरी पत्नी, जो ऊंची सोसाइटी में रहना पसंद करती थी, उसे एक असफल लेखक के साथ जंगल में कॉटेज में रहना नागवार था। वह मुंबई में अपने ज्यादा सफल कैरियर के पीछे भाग रही थी। धन कमाने की मेरी इच्छा हमेशा आधे दिल से ही रही है, जबकि मेरी पत्नी को हमेशा अधिक से अधिक धन चाहिए था। उसने मुझे छोड़ दिया था मेरी किताबों और मेरे सपनों के साथ। परी टिब्बा पर यह अजीब हार सा अनुभव आखिर क्या था? या मेरी अतिशय सक्रिय कल्पना ने उन वायु की आत्माओं का सृजन किया था? वह ऊपरी वायु के सिद्धांत, क्या वे सब जमीन के अंदर रहने वाले थे, जो पहाड़ों के पेट में काफी भीतर रहते थे?
मुझे पता था कि यदि मुझे अपनी अक्ल ठिकाने पर रखनी है तो मुझे रोजमर्रा के मामूली कामों में व्यस्त होना पड़ेगा, जैसे कि शहर जाकर ग्रोसरी लाना, लीकिंग कर रहे छत को ठीक करवाना, बिजली का बिल जमा करवाना था, बैंक में जाकर चेक जमा कराना, जो कभी कभी भूले भटके आ जाते थे। तमाम मामूली चीजें जो जीवन को बहुत शुष्क और सुस्त बनाती है। सच तो यह है कि जिसे हम जीवन कहते हैं वो जीवन है ही नहीं। जीवन के रूटीन और निश्चित रास्ते जीवन के अभिशाप हैं और हम इन छोटी मोटी चीजों से भागने या दूर जाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह कुछ घंटों के लिए अपने को शराब में डुबोना हो या ड्रग्स या वर्जित सेक्स या फिर गोल्फ। हम में से कुछ लोग परियों के साथ अंडरग्राउंड में चले जाना चाहेंगे, जहां उन छोटे छोटे लोगों ने पृथ्वी के गर्भ में शरण ली हुई है, जिससे वे आदमियों के मारक तरीकों से बच सके, क्योंकि वे इतने ही नाजुक और नष्टवान हैं जैसे कि फूल और तितलियां। जितनी सुंदर चीजें होती हैं वे आसानी से नष्ट हो जाती हैं। घने होते हुए अंधेरे में अपनी खिड़की के पास बैठा अपने बिखरे हुए ख्यालों को, विचारों को कलमबद्ध कर रहा हूँ। जब मैं उन्हें परियों को आते हुए देखता हूँ, आपस में हाथ पकड़े हुए, कुहासे के बादलों पर चलते हुए, चमकते हुए इंद्रधनुष के रंगों में डूबा, क्योंकि उनके पास से परी टिब्बा से मेरी खिड़की तक एक इंद्रधनुष का पुल बन गया है। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, प्यार करने के लिए और प्यार किए जाने के लिए, उनकी गुप्त मांद में या ऊपरी वायु में, इस दुनिया जिसमें हम मेहनत करते हैं कि दम घोटू वातावरण और कैद से दूर। परियां आओ और मुझे ले जाओ, मुझे उसी तरह से प्यार करने के लिए जैसे उस ग्रीष्म के दिन किया था।